हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। और इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक्चुअल में ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज है कि आप लोगों को जितने फॉर्मूले हैं फिजिक्स के, नीट, जेई मेन और ट्वेल्थ और साथ में 11th भी समझ लीजिए, उन सभी को कवर करते हुए हम सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिख के आपको वीडियो के जरिए उन फॉर्मूले को थोड़ा थोड़ा समझाना चाहते हैं। आपको क्या करना है, देखो पूरी पूरी थ्योरी तो नहीं समझ में आएगी इसमें, लेकिन आपने जो चैप्टर में फॉर्मूले पढ़े हैं, जो थ्योरी पढ़ी है, उनको फॉर्मूले को देख देख के आपको सारी वो थ्योरी भी याद आ जाएगी। और मेन उसमें आपको फॉर्मूले ही याद रखने होते हैं बच्चों। तो वो फॉर्मूले जो है, आप जैसे जैसे वो आपके सामने आते जाएंगे, उन फॉर्मूले को आप कॉपी और पेन लेके बैठना है और एक एक चैप्टर के वो फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक चैप्टर के 4 या 5 पेजेस में वो फॉर्मूले सारे आ जाएंगे। और छोटा छोटा करके लिखो, ज़्यादा वो भरने की ज़रूरत नहीं है पेजेस, क्योंकि इस तरह से लिखना है ताकि उनको रिवाइज भी कर सको आप इजीली। कहीं जा भी रहे हो तो भी उनको अपने साथ लेके जाना है। और आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है बच्चों कि आपको वो ना डेली का डेली रिवाइज करने हैं। जैसे ऐसे बना लीजिए कि मान लीजिए 30 चैप्टर पूरे हैं फिजिक्स के अंदर, तो रोज के रोज 30 चैप्टर तो देखे नहीं जा सकते। तो आप ना एक डेली का ये करिए कि जैसे डेली का डेली 4 चैप्टर में डिवाइड कर लो उसको, 4 या 5 कर लो, 5 चैप्टर। 5 चैप्टर डेली आपको फॉर्मूले उसके देखने हैं। ठीक है, पहले लिख लीजिए, कम से कम 5 चैप्टर आपके पास होने चाहिए। और 5 चैप्टर के फॉर्मूले आपको 15 मिनट डेली देखने हैं कि क्या क्या उसमें है। अब 5 चैप्टर के मान लीजिए बन गए आपके 20 पेज, क्योंकि एक चैप्टर में मुश्किल से तो 20 पेज को बस वो देखना है, रटना नहीं है कुछ भी वो नहीं करना। रोज उनको देखना है कि ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, वो आपको खुद रट जाएंगे, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा और आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो फॉर्मूले में आपके सामने अपने आप से उनको लिखना है। ऐसा मत करना कि स्क्रीनशॉट लेके आप उनको और अपने मोबाइल में सेव कर लो, कोई नहीं देखता है। दोबारा से आपको वो फॉर्मूले लिख के रखने हैं। आपके लिए मैंने बेस्ट फॉर्मूले इकट्ठे किए हैं। बेस्ट से मतलब वो है यूट्यूब पे आपको ऐसे फॉर्मूले लिस्ट कहीं नहीं मिलेगी, इस तरीके के फॉर्मूले कहीं नहीं मिलने वाले। उसमें आपका सारा नीट का सिलेबस, सारा मेंस का सिलेबस, 12th 11th सब कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना। फॉर्मूले यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले के बारे में बताता जाऊंगा, ये क्या फॉर्मूला है, ये क्या फॉर्मूला है। पूरी पूरी थ्योरी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। आप पॉज कीजिए वीडियो को और पॉज करके उसको फॉर्मूले को लिख लीजिए। अगर जो मैं आगे, वैसे कोशिश ये कीजिए कि वीडियो को आगे ना बढ़ाएं और फिर ना लिखें, जो मैं समझाता जा रहा हूँ उसको भी सुनते जाएं और साथ साथ लिखते चले जाएं। ठीक है। जहां पे आपको लगे कि मैं आगे निकल गया हूँ, आप पीछे रह गए हैं लिखने में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके फिर उसको लिख लीजिए। चलो शुरुआत करते हैं। पहले हमने 2 चैप्टर उठाए हैं। यहाँ से देखिए जरा, चैप्टर का नाम लिखा हुआ वो भी है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है। और फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये इसका सेकंड चैप्टर हो गया। ठीक है। तो फिजिक्स की बात हो रही है 12th की, चैप्टर 1 और 2 की बात हो रही है। पहले नीट का सिलेबस आपको क्लियर कर दें। नीट का सिलेबस इस साल का जो बना है 2024 वाला, ये आपके सामने मैंने एनटीए की वेबसाइट से उठा के उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ये देखो सामने लिख दिया है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसके अंदर 2 यूनिट आती है बच्चों। मतलब ये एक यूनिट है, इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड इस यूनिट के अंदर। और इसके अंदर ये सब कुछ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये हो गया आपका सिलेबस। अब इसके बाद बेस्ट फॉर्मूला शीट बाय डीके सर, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं। आगे और आपके लिए क्या है, नेक्स्ट है जेई मेन का सिलेबस आपके लिए है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। और जेई मेन के और जेई इसके नीट के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, बहुत हद तक एक जैसे हैं। एक आध किसी चीज का फर्क आएगा तो वो आपको बता देंगे। वैसे दोनों एक जैसे ही, आप देखना चाहो तो दोबारा से देख सकते हो। इसे भी देख लो पॉज करके और इसे भी देख लो पॉज करके, देखो। ठीक है, तो एक ही जैसा सिलेबस है।
कुछ चीजें जो कटी है नीट से वही चीजें आपकी मेंस से भी कट गई हैं। ठीक, जो ऐड हुई हैं नीट में वही चीजें मेंस में भी ऐड हो गई हैं, वो प्रैक्टिकल चीजें जो हैं। जल्दी उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा मैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ो, रिवीजन फॉर्मूला स्टार्ट करते। देखो ये रही रिवीजन फॉर्मूले। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आपको ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, बस देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आपने सब पढ़ रखा है पहले से ही, बस मुझे तो उसका फॉर्मूला और आपको वो चीज़ याद दिलानी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैटर के अंदर छिपी हुई प्रॉपर्टी है। इट्स बेसिक कॉज इज चार्ज इम्बैलेंस। और किसी भी बॉडी पर चार्ज आने का मतलब होता है कि उसके अंदर चार्ज जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में इक्वल नहीं है। इस बात का मतलब ये है, जैसे आपके पास कोई बॉडी है, उस पर कहते हो कि आप चार्ज है उसके ऊपर, तो इसका मतलब उसके अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर वो इक्वल हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो फिर तो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो बॉडी नेगेटिव चार्ज। चलो अब आगे, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। ये आपने कहाँ देखा है? सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यही होता है लेकिन नेगेटिव में, और प्रोटॉन पे यही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव। अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है मैंने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -E एंड ऑन प्रोटॉन +E। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है -E के बराबर, और प्रोटॉन पे सबसे छोटा चार्ज होता है वो +E के बराबर। ठीक, अब अगला पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज जब भी जाएगा तो Q बराबर NE की फॉर्म में जाएगा। मतलब N क्या है सर? यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक चीज याद रखो कि जब भी चार्ज आप किसी बॉडी को देते हैं तो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जब भी चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में जाएगा या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में जाएगा बच्चों। इसीलिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखा हुआ है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो Q बराबर ±NE होता है। बहुत ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ये क्लासरूम में आपने सब कुछ कर रखा है। आगे बढ़ो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब चार्ज ना तो कहीं से मतलब जनरेट होता है ना ही कहीं पे ख़त्म होता है, चार्ज कंजर्व रहता है। एक बॉडी पे चार्ज Q1 है, दूसरी पे Q2 है। अगर बॉडी को आपस में एक दूसरे से टच कर दिया तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे फ्लो हो जाएगा, दूसरी बॉडी पे चला जाएगा, लेकिन पहले भी टोटल चार्ज Q1 + Q2 था और अब भी टोटल चार्ज Q3 + Q4 दोनों बराबर है। पहले वाला टोटल चार्ज और इस बार बाद वाला टोटल चार्ज, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को टच करने के बाद एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज चला जाता है और पहले वाला चार्ज टोटल और बाद वाला चार्ज टोटल इक्वल रहते हैं। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप ये पूछोगे कि सर इसमें ये पहली बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता ही क्यों है? क्योंकि दोनों पर पोटेंशियल अलग अलग होता है। एक पर पोटेंशियल मान लो V1 है, दूसरे पे V2 है, तो जिस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जैसे इसमें दिखा रखा है मैंने V1 बड़ा है V2 से, तो जिस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज चलेगा और दूसरी बॉडी तक पहुँच जाएगा बच्चों। और ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो है वो नेचर में एडिटिव होता है, मतलब चार्ज को आपस में ऐड कर सकते हो। जैसे आप 1 + 2 + 3 को ऐड कर सकते हो, ऐसे ही चार्ज को भी ऐड कर सकते हो। मान लो किसी बॉडी पर 3 कूलाम का चार्ज है, दूसरी पर 4 कूलाम का चार्ज है, तो टोटल उनका 7 कूलाम का चार्ज हो जाता है। तो इसको कहते हैं चार्ज की एडिटिव नेचर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप। चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन पे जैसे चार्ज होता है नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8, व्हेन वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी। जब हम किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस बॉडी के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। एंड
इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू बॉडी, और यदि इलेक्ट्रॉन हम किसी बॉडी को दे देते हैं बच्चों, तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 आपका ये हो गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, सेम नेचर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अपोजिट नेचर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अपोजिट नेचर के होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। मतलब जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी को शो करता है, क्या क्या चीजें वहीं यहाँ पे शो करता है, वो इसी हम ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो ये फिजिक्स की ही ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज जब रेस्ट में होता है तब हम कैलकुलेशन करते हैं। अब बात आती है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तरीके क्या हैं। तो चार्ज करने के 3 तरीके हैं आपके पास। मेथड ऑफ चार्जिंग में मैंने लिख रखा है 11 नंबर में। फ्रिक्शनल मेथड, फ्रिक्शनल का मतलब आपस में रगड़ के, बाई रबिंग, रबिंग का मतलब होता है उनको आपस में रगड़ के आप उनको चार्ज कर सकते हो। जैसे सिल्क को ग्लास के साथ रगड़ दो, सिल्क भी चार्ज हो जाएगा, ग्लास भी चार्ज हो जाएगा। दूसरा तरीका है कंडक्शन। कंडक्शन तरीका जो ये होता है, इसका मतलब होता है बाई टचिंग ए चार्ज्ड बॉडी। मतलब एक चार्ज बॉडी को जब हम दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ टच कर देते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है। जैसे मान लो किसी बॉडी पर चार्ज है और आपने उसे बिना चार्ज वाली बॉडी के साथ टच कर दिया, तो जिस पे चार्ज नहीं था उस पर भी चार्ज आ जाएगा। ये होता है कंडक्शन। फिर तीसरा इंडक्शन। आपको इंडक्शन बताएं तो इंडक्शन हमारे सिलेबस से कट हो चुका है। तो सर आपने क्यों लिखा? देखो एक्चुअल में ये मैंने पहले बना लिया था आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी इंडक्शन को समझना जरूरी है। इतना नहीं कि इस पे कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो इंडक्शन से ही सॉल्व होगा, लेकिन इंडक्शन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इसके बिना कैपेसिटर को नहीं समझ पाते। इंडक्शन क्या होता है? तो ये एक ऐसा मेथड होता है किसी बॉडी को चार्ज करने का जिसमें टच करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप यहाँ पे इस फिगर में देखो, जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ, किसी कंडक्टर के पास कोई चार्ज बॉडी लेके आए तो वो जो कंडक्टर होगा ना, उसके एक, देखो यहाँ से नीचे मैंने एरो बना रखा है, नहीं ये तीसरा, पहले वाला तो देखो, ये पहली जो फिगर है यहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये तो फ्रिक्शन वाली है, सिल्क और ग्लास को आपस में रब कर दिया, दोनों चार्ज हो गए। दूसरी वाली जो है ये है टच वाली, मतलब कंडक्शन वाली। कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज बॉडी थी, देखो यहाँ पे ये चार्ज रोड थी, इसको लाके टच कर दिया तो ये क्या हो गई, जो चार्ज नहीं थी वो भी चार्ज हो गई। देखो यहाँ नीचे फिगर में देखो, इस पे भी चार्ज चला गया, तो इस पे से कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, ये कुछ चार्ज चला गया इस पे। अब यहाँ से ये जो तीसरा मेथड है इंडक्शन, इसमें टच करने की जरूरत नहीं होती। अब देखो आप बॉडी को ना यहाँ पे लेके आए, जिस पे चार्ज है, देखो ये रही, ठीक, मैं एरो घुमा रहा हूँ वहां देखो, और सामने एक ऐसी बॉडी रखी है जिसपे चार्ज है ही नहीं। सर आपने तो बना रखा है, ये तो बाद में आया, अभी है नहीं, देखो यहाँ पे ऐसे सोचो। तो इसमें क्या होता है कि प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो सामने वाली बॉडी पे देखो यहाँ माइनस चार्ज खींचा हुआ आ गया यहाँ पे, जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ, और दूसरे एंड पर इसके प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है और प्लस के बीच में रिपल्शन है, इस प्लस के और इस प्लस के बीच में रिपल्शन है। तो रिपल्शन की वजह से ये वाला जो चार्ज है ये तो दूर इकट्ठा होगा, और ये माइनस वाला जो चार्ज है ये पास में इकट्ठा होगा इसके, ठीक। ये जो माइनस वाला चार्ज है ये इस प्लस वाले चार्ज के साथ ना बंधा रहता है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इसलिए इस चार्ज को बाउंड चार्ज कहते हैं। और जो दूसरा चार्ज है ये चार्ज निकल के भागने को तैयार रहता है, प्लस वाला, क्यों? क्योंकि प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन है, तो ये जाने को तैयार है यहाँ से, इसलिए हमने इसको यहाँ से अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करके यहाँ से ये सारा चार्ज इस जमीन में चला जाएगा। अर्थिंग का मतलब आप सबको पता होगा कि चार्ज, जो फ्री चार्ज है वो जमीन में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। तो जब ये ग्राउंड में चला जाएगा तो बस अब इस बॉडी पे देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो
तो इस बॉडी को देखो टच भी नहीं करना पड़ा और ये चार्ज हो गई। इसी मेथड को इंडक्शन कहते हैं। मैंने पहले बताया इंडक्शन हमारे सिलेबस से बच्चों कट हो चुका है, लेकिन इस पे कोई भी डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इंडक्शन होता क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 12 नंबर में आ गए। 12 नंबर में यहाँ पे आपको एक पोलराइज्ड बॉडी दिखा रखी है। पोलराइज्ड बॉडी कौन सी होती है? पोलराइज्ड बॉडी ऐसी होती है जिसपे टोटल चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन उसके एक साइड में नेगेटिव चार्ज, देखो एक साइड में नेगेटिव चार्ज और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज उसके इकट्ठा रहता है। ठीक है, अगर टोटल चार्ज देखो कि मान लो इधर माइनस का क्यू है, इधर प्लस का क्यू है, तो टोटल चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज हो जाता है जीरो। टोटल चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज हो गया इसका जीरो बच्चों। ये होती है पोलराइज्ड बॉडी। ठीक है ना। अब मैं साथ साथ इसको हटाता चला जाऊंगा, अगर मुझे कभी पीडीएफ देना पड़ जाए आपको ताकि दे सकूं, तो ये जो फालतू की चीज है इसको हटा दूंगा। चलो, तो ये पोलराइज्ड बॉडी हो गई आपकी, जिसके एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ। अब जैसे ये एटम है, ये अनपोलराइज्ड है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन जब एटम को भी हम पोलराइज कर दे तो उसका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है और नेगेटिव चार्ज उसका एक तरफ, एक साइड में चला जाता है। ऐसे एटम को हम पोलराइज्ड एटम कहते हैं। और जब पॉजिटिव चार्ज बीचों बीच होता है, नेगेटिव चार्ज चारों तरफ घूम रहा होता है, तो उसको हम अनपोलराइज्ड एटम कहते हैं। ठीक है। अब ये पोलराइज्ड हुआ क्यों सर? क्योंकि आप यहाँ पे एक देखो प्लस वाली प्लेट लेके आ गए थे, प्लस वाला चार्ज लेके, तो माइनस और प्लस आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आपका पॉइंट नंबर 13। अब मेरे आई होप कि पोलराइज्ड बॉडी, अनपोलराइज्ड एटम, पोलराइज्ड एटम सब समझ में आ जाए। आगे बढ़ो। व्हेन बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन मास ऑफ बॉडी विल इंक्रीज एंड इफ पॉजिटिवली चार्ज देन मास ऑफ बॉडी विल डिक्रीज। इस पॉइंट में आपको मैंने बताया है कि जब आप किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करते हो, तो नेगेटिव चार्ज करने का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने उसको, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो थोड़ा बहुत, चाहे इलेक्ट्रॉन में बहुत ही कम मास है, लेकिन आपने मास उसे दे दिया ना, उसका मास बढ़ जाएगा। यही बात लिखी है, फिर मास ऑफ बॉडी विल इंक्रीज। एंड इफ पॉजिटिव चार्ज होती है जब बॉडी, तो इसका मतलब आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बाहर निकाल लिए, तो आपने उसमें से थोड़ा बहुत मास तो बाहर निकाल लिया ना, चाहे इलेक्ट्रॉन में कम मास हो, पर है तो वो मास आपने उसमें से बाहर निकाल लिया, सिर्फ बॉडी का मास डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज होता है और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अभी पढ़ के आए हम। तो जो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन, तो उनका अट्रैक्शन कैसे निकाला जाए? उनके बीच में फोर्स। तो ये कूलाम ने बताया अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि अगर दो चार्ज हवा में रखे हैं, मान लीजिए एक प्लस का Q1 एक प्लस का Q2, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। जैसे मैंने फिगर में दिखाया है, Q1 Q2 को राइट साइड की तरफ फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 को लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगा रहा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। अब इनके बीच में फोर्स होता कितना, ये कूलाम ने बता दिया। कूलाम ने कहा कि ये फोर्स जो होता है ये 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हवा में जब होते हैं दोनों चार्ज, तो ये फोर्स आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब ये 1/4πε0 जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अगर SI यूनिट में यूज करोगे, और इसकी वैल्यू होती है 1 अगर CGS यूनिट में यूज करोगे। अच्छा, यही चार्ज अगर सर मीडियम में आ जाए, तो मीडियम के लिए फोर्स का फॉर्मूला बदल जाएगा। आप याद रखो, जब चार्ज हवा में रखे होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, और जब वही चार्ज आप किसी मीडियम में रख दोगे, जैसे पानी के अंदर रख दोगे या वुड के अंदर रख दोगे, माइका के अंदर रख दोगे, तो उनके बीच का फोर्स बदल जाता है। ठीक है, तो तब इनके बीच में फोर्स जो नया होगा उसके लिए फॉर्मूला है 1/4πε0 × K। ठीक है, Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर।
ठीक, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट इंटू के है ना यहाँ, ये जो ये वाला है, ये ये बेसिकली इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, एप्सिलॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं। तो यहाँ से के क्या है और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट को तो कहते थे, अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ, इसको तो कहते थे परमिटिविटी ऑफ एयर। अब ये जो अकेला एप्सिलॉन लिखा हुआ है यहाँ देखो, ये इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये जो के है इसको कहते हैं मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सभी को आपको पता होगा। के की वैल्यू निकालना चाहते हो तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, के की वैल्यू एप्सिलॉन को इसके बटे में ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन के बटे में ले जाओ, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। ऊपर है एप्सिलॉन तो मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और नीचे है एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। इस के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको कहा जाता है। ये आपको फॉर्मूला याद है। अगर आपसे पूछे कोई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, तो भाई साहब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, और ये लिखी हुई है इसकी यूनिट, जो कि आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है चार्ज की यूनिट की। चार्ज होता क्या है हमने समझ लिया, और उसकी यूनिट क्या है, तो कूलाम होती है उसकी यूनिट, एसआई यूनिट। तो और सीजीएस यूनिट में उसको स्टेट कूलाम कहते हैं या ईएसयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के अंदर। अब सीजीएस यूनिट ही इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में इसको एब कूलाम भी कहते हैं। मतलब ये 3 यूनिट होती हैं इसकी, ये 3 यूनिट है इसकी। ठीक है ना, कूलाम, स्टेट कूलाम, एब कूलाम। इस कूलाम तो एसआई यूनिट है, स्टेट कूलाम सीजीएस यूनिट है, ईएसयू भी कहते हैं जिसको, और एब कूलाम ईएमयू कहते हैं इसको। ये सीजीएस यूनिट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के अंदर है और ऊपर वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के अंदर है। अब कूलाम में और कूलाम में और स्टेट कूलाम में क्या रिलेशन होता है, तो 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम या ईएसयू होता है, और 1 कूलाम इक्वल्स टू 1/10 ईएमयू होता है या एब कूलाम होता है, कुछ भी कह लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। ये हो गए आपके पास 2 चार्ज। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में आपको क्या दिखाया गया है, नेक्स्ट वाले में 16 नंबर में, अगर 2 चार्ज हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स वेक्टर की फॉर्म में अगर आपको निकालना है, देखो ऊपर जो फोर्स का फॉर्मूला दिया है मैंने, वो तो सिर्फ आपको फोर्स की वैल्यू बताता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बताता। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन के साथ चाहिए तो आपको ये 2 फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, ये 2 फॉर्मूले। ठीक है, F12 का मतलब है 1 पर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से, और F21 का मतलब है 2 पर लगने वाला फोर्स 1 की वजह से। तो ये जो Q1 और Q2 है, Q1 पे Q2 की वजह से कितना लग रहा है उसको कहते हैं F12, और Q2 पर Q1 की वजह से कितना लग रहा है उसको कहते हैं F21। दोनों की वैल्यू तो सेम होती है पर डायरेक्शन अलग अलग होती है। F21 की डायरेक्शन देखो राइट साइड में है, तो F12 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है। ठीक है, डायरेक्शन वैल्यू सेम होती है, डायरेक्शन अलग अलग होती है। ठीक है, मैं जो ऊपर से भी ये लाइन हटा दूं। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से F12 की आपको फॉर्मूला क्या रटना है, क्या याद करना है, ऐसे समझ लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R2 माइनस R1। ठीक है, अगर F12 लिखा हुआ है यहाँ तो R2 माइनस R1 करना है आपको। R2 माइनस R1 के मोड का क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब, और इंटू में ऊपर लिखना है R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1। ऐसे ही नीचे F21 होगा तो सर फिर R1 माइनस R2 आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R1 माइनस R2 के मोड का क्यूब, और इंटू में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगला है ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको वेक्टर वाला, ये याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कुछ वेक्टर के सवाल भी पूछ लेता है कभी कभी। देखो आने को कुछ भी आ सकता है, मैंने तो सब कुछ लिखा है। चलो अब है एफ नेट मतलब किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है,
वो उसके चारों तरफ जितने चार्ज रखे हैं, जैसे मान लो ये बीच में रखा है, इसके चारों तरफ अलग अलग चार्ज रखे हैं, तो इन सब की वजह से इस पे एक पे फोर्स F1 लगा, एक पहले चार्ज की वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से इस पे F2 लगा, तीसरे चार्ज की वजह से इस पे F3 लगा। इस तरीके से सबसे जो फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्स को वेक्टर की तरह ऐड कर दो, तो इस चार्ज पे जो जो ये चार्ज रखा है, जिसको मैंने यहाँ दिखाया, एरो देख रहे हो आप, इसके चारों तरफ भी चार्ज रखे, उन सब की वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो इन सब का वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, उन सब का वेक्टर एडिशन होता है। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहा जाता है। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 18 में लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो, जब चार्ज को हम किसी लेंथ से डिवाइड करते, जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस पे पूरी पे 10 कूलाम का चार्ज है और इसकी लेंथ है 5 मीटर। तो आप क्या करो, ये तो चार्ज है, ये इसकी लेंथ है, लेंथ को x कह दो। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बटे में लेंथ। चार्ज कितना है, 10 कूलाम, और लेंथ कितनी है, 5 मीटर। 5 से इसको काटो 2, तो ये आ गई 2 कूलाम पर मीटर। 1 मीटर में जो फैला हुआ चार्ज है, यही तो बता रहा है ये, 1 मीटर में 2 कूलाम का चार्ज फैला है। तो 1 मीटर में जो फैला हुआ चार्ज है बच्चों, 2 कूलाम, उसी को कहते हैं आप लीनियर चार्ज डेंसिटी। 1 कूलाम में कितना चार्ज फैला है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे, ये जो दिखाया मैंने यहाँ पे dq बटे dx, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से, जो मैंने समझाया है। आगे बढ़ते हैं, फिर है एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ पूरे एरिया में, एक एरिया में कितना चार्ज फैला। मान लो पूरे एरिया में तो डीए एरिया में डी क्यू फैला है, तो 1 एरिया में कितना होगा, डी क्यू बटे डी ए। डी ए डी क्यू क्या है, ये डी क्यू का मतलब छोटा सा चार्ज और डी ए का मतलब छोटा सा एरिया। तो डी ए एरिया में डी क्यू चार्ज फैला है, तो 1 एरिया में डी क्यू बटे डी ए, इसी को कहेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आगे बढ़ो, अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लो पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला है डीवी, वॉल्यूम में चार्ज फैला है डी क्यू, तो 1 वॉल्यूम में कितना हो गया, डी क्यू बटे डीवी, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से दिखाते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से दिखाते हैं। जब हमें बॉडी का पूरा चार्ज ना दिया जाए, तो कभी कभी वो उसकी डेंसिटी दे देता है, कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देगा, कभी एरियल चार्ज डेंसिटी दे देगा, कभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो दे देता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर टेस्ट चार्ज फील ए फोर्स। किसी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो एक फोर्स को फील करेगा। कौन, दूसरा चार्ज। ये है पहला चार्ज प्लस क्यू, बीच में रखा है जो, ठीक है, और उसके चारों तरफ का स्पेस है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आया, मान लो क्यू डैश कोई चार्ज आया, तो वो क्यू डैश पे एक फोर्स लगाएगा, चाहे वो रिपल्शन का फोर्स लगाए चाहे अट्रैक्शन का। ठीक है, तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, देखो यहाँ लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस इन विच अनदर टेस्ट चार्ज फील ए फोर्स, जिसके अंदर आने पर, ठीक है, जिसमें रखा हुआ कोई दूसरा टेस्ट चार्ज एक फोर्स को फील करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मेजर किया जाता है। कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो उसके लिए आपको एक टर्म निकालनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए बच्चों फॉर्मूला है आपके पास, E बराबर F बटे क्यू नॉट। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कितना होता है। अब ये F क्या है, पहले तो ये समझो, एक क्यू चार्ज आपने बीच में रख रखा है और उससे उसके पास लेके आए आप एक छोटा चार्ज क्यू नॉट, तो क्यू नॉट पे ये क्यू क्या लगाएगा, फोर्स,
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपल्शन का लगाएगा F। तो क्यू नॉट चार्ज पे तो फोर्स लगा रहा है F, तो 1 चार्ज पे लगाया फोर्स F बटे क्यू नॉट। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है 1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स बच्चों, ठीक है। तो 1 चार्ज पे लगने वाला ये आपके पास फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। प्लस चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है E बराबर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। और अगर माइनस चार्ज से r डिस्टेंस पर आपको फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो होता है 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन प्लस चार्ज में से फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलता हुआ फील होगा, ऐसे बाहर की तरफ, और माइनस चार्ज में फील्ड हमेशा अंदर की तरफ जाता हुआ फील होगा, अंदर की तरफ। जिस भी तरफ से देखोगे चार्ज की तरफ अंदर फील्ड जा रहा होगा। यहाँ पे मैंने उस बात को लिख भी दिया है, ई डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ई डायरेक्टेड इनवर्ड टू नेगेटिव चार्ज। इसमें तो फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें फील्ड नेगेटिव चार्ज में अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आज आप लोगों ने फॉर्मूले लिख लिए होंगे बच्चों। मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में भी ये वीडियो डालता रहूंगा, फॉर्मूले साथ साथ नोट करते चले जाओ, ठीक है। समझते चले जाओ कौन सा फॉर्मूला क्या कह रहा है, और उसको नोट करते चले जाओ, ठीक। कल के लेक्चर में हम इसके सारे फॉर्मूले खत्म कर लेंगे, मतलब कल को इसके फॉर्मूले खत्म करा दूंगा मैं आप लोगों के। चलो कल मिलते हैं। अच्छा हाँ, जरूरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कुछ कर ही देना आप लोग। चलिए कल मिलते हैं।